Hello student, myself Niranjan sir. Today I am going to discuss Newton's second law of motion. अभी जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया। उस वीडियो को देखना है आपको, तब उसको डीपली समझ पाएंगे। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू पीछे का लेकर के हम चलते हैं कि आखिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर कहें कि समराइज करें कि क्या उसमें हमको जानकारी मिली। पहला तो उसने फोर्स को डिफाइन किया और दूसरा इसमें उसने ये बताया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होगा, ठीक है, उस कंडीशन में क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो अगर है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो दो चीज हो सकती है बस। एक तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को ही मेंटेन करेगा, रेस्ट से मोशन में नहीं आ जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर है कि अगर नेट फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स, उस केस में यही होगा कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा। नेट फोर्स जीरो है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली उसका जो स्पीड है, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होगा, राइट। इतनी सी ही बात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हुआ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं कि इसमें क्या खासियत है सर, इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो वास्तव में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कहें तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो फोर्स को क्वांटिटिवली मैथमेटिकली जो उसका क्या फॉर्मूला होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यूज किया जा रहा है, वो है मोमेंटम। बड़ा वाइटल फैक्टर है। मोमेंटम का फोर्स में क्या रोल होता है, आखिर मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को समझेंगे तभी हम लोग फोर्स को डिफाइन कर पाएंगे। डिफाइन नहीं कहें, मैथमेटिकली हम लोग उसको वैल्यू को डिराइव कर पाएंगे, क्या वैल्यू आता है। तो चलते हैं हम लोग क्लास में और सबसे पहले मोमेंटम को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मोमेंटम क्या समझते हैं। मोमेंटम के बारे में एक बात कहा जाता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कंटेन इन मोमेंटम। और अगर बात करें इसको जरा सिंप्लीफाइड वे में तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का तो बहुत बड़ा रोल हो गया। पहला, फोर्स को जो कंटेन मोशन की जो वैल्यू है, ठीक है, मोशन वास्तव में केवल स्पीड नहीं है, वेलोसिटी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उसको बताता है, ठीक है। दूसरा ये बताता है कि फोर्स जो है हमारा, उसको हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, उसके वैल्यू को निकालेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ किससे पता चलेगा, मोमेंटम। एक बात को समझने का जरा प्रयास करते हैं, मोमेंटम को थोड़ा जनरल वे में हम लोग डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या इफेक्ट करता है। तो इसके लिए दो फैक्टर को हमको समझना जरूरी है, मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का क्या रोल है इफेक्ट ऑफ फोर्स में, राइट। देखते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए, ठीक, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 और दूसरे का मास है m2, केस 1, और इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरे की वेलोसिटी है v2, राइट। पहला केस 1 बात करें, m1 इज इक्वल टू अगर m2 है, ठीक है, दोनों का मास अगर इक्वल हो, लेकिन वेलोसिटी पहले वाले का अधिक हो दूसरे वाले से, इसमें कौन सा ज़्यादा डैमेज करेगा, फोर्स किसका अधिक आएगा। तो सर अगर फोर्स को हम लोग ये करें तो इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब केवल फोर्स अगर ले लें तो F1 ये जो फोर्स है वो बड़ा हो जाएगा किससे, F2 से, ठीक है। इफेक्ट ज़्यादा कहाँ दिखेगा, क्योंकि v1 बड़ा है, अधिक वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा देन F2।
केस 2, m1 मास इज इक्वल टू m2 नहीं है, m1 इस बार वेलोसिटी इक्वल है, v1 इज इक्वल टू v2, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है और मास पहले वाले का अधिक है दूसरे वाले से। मान लो ऐसा केस है तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि जिसकी वेलोसिटी दोनों का इक्वल, दोनों इक्वल वेलोसिटी से जा रहा है, तो जिसका मास अधिक रहेगा, बड़ा बोल्डर गिरा, ठीक है, और एक छोटा सा पेबल्स, दोनों सेम वेलोसिटी से, डैमेज कौन करेगा? बोल्डर ज़्यादा करेगा डैमेज, क्योंकि वो काफ़ी, उसका मास अधिक है। तो इससे ये पता चला फिर कि इस बार भी क्या हुआ कि F1 जो है, इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग F1 से इंडिकेट कर रहे हैं, वो बड़ा होगा किससे? F2 से। ये दिखेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, इससे मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज, इतना फोर्स बहुत ज़्यादा लगा होगा, ठीक है। केस 3 को दिखाते हैं। इस बार ऐसा लेते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, v1 इज लेस देन v2। सर अब क्या करेंगे? अगर मैं m1 इज ग्रेटर देन m2 लेते हैं तो ये केस यहाँ नज़र आ रहा है, तो पहले वाले का फोर्स ज़्यादा है, और अगर v2 इज ग्रेटर देन v1 लेते हैं, ठीक है, v2 इज ग्रेटर देन v1 लेते हैं, तो उस केस में ये बड़ा होता है, v2 ग्रेटर हो गया, मतलब f2 बड़ा हो गया। इस केस में f1 बड़ा दिखता है, इससे f1 बड़ा है, और इस केस से f2 बड़ा होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल हो गया मैटर। ना तो मास से पता चला ना वेलोसिटी से, लेकिन अगर मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को अगर देखा जाएगा, कंबाइन टुगेदर मास इनटू वेलोसिटी, तो जिसके मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो अधिक होगा, ठीक है। m1 v1 अगर बात करें, अगर ये अधिक हो गया m2 v2 से, इसका मतलब हो गया कि इसका जो फोर्स होगा वो अधिक होगा। फोर्स F1 जो है अधिक प्रोड्यूस करेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इससे एक बात तो पता चला कि नॉट ओनली द मास डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड नॉट ओनली द वेलोसिटी इज सोलली रिस्पॉन्सिबल टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये दोनों अलग अलग जो है क्लियर नहीं हो पाता है कि वो असर डालेगा, मतलब मास और वेलोसिटी कंबाइंड टुगेदर जब उसको लेते हैं तब जाकर पता चलता है कि फोर्स का एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा। इससे एक बात का तो पता चला कि ठीक है सर, ये मास और वेलोसिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम लोग केवल मास से पता नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दो बॉडी है। तब इससे पता क्या चला हमको कि मास एंड वेलोसिटी कंबाइन टुगेदर वो करेगा, मतलब मास और इनटू वेलोसिटी से ही हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि किसका ज़्यादा ये होगा। इसी का मास इंटू वेलोसिटी का नाम जो है लिटरेचर से न्यूटन ने मोमेंटम दिया। लिटरल वर्ड है, लिटरेचर का वर्ड है मोमेंटम, ठीक है। तो इंग्लिश जो आपका लिटरेचर उससे है, उसको इसने फिजिक्स में यूज़ किया। मोमेंटम शब्द पहली बार इस्तेमाल किया गया फिजिक्स में मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। अब आप बात समझ गए कि अगर मैं ये लिखूं कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या चीज़ है, ये इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, पता है आपको, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। सर तो ये बताए कि मोमेंटम स्केलर की ये आपका वेक्टर, तो मोमेंटम जो है किसी भी क्वांटिटी को स्केलर है या वेक्टर है, कैसे पता चलेगा? उसके फॉर्मूला को देखेंगे, उसमें कहीं स्केलर, केवल स्केलर यूज हुआ है, वेक्टर भी है। तो देख लीजिए, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये वेक्टर है वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दैट इज डिनोटेड बाय पी। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो हमारा पता चला कि ठीक है जी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब जरा यूनिट का बात कर लें। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो दोनों का यूनिट का क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो m भी तो है ही है, तो क्या आ जाएगा? m के जगह kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया आपका? kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम।
राइट। फोर्स के टर्म में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसको एक और डेफिनेशन आएगा आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब प्रोसीड कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कि सर मोमेंटम तो समझ में आ गया, अब बताइए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप कह रहे थे कि मोमेंटम को इस्तेमाल करेंगे, तो क्या, तो जरा स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। चलिए, और इसको मिटा देते हैं। मोमेंटम, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to applied force, and the change occurs in the direction of applied force। अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या उसी को बताएगा, या कह सकते हैं कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसके डायरेक्शन में होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, क्योंकि जिधर फोर्स लगा वेलोसिटी भी उधर ही चेंज करेगा। इसके जो मैथमेटिकल अप्रोच है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक बॉडी है एंड द मास ऑफ दिस इज m। इसकी वेलोसिटी एट एनी सर्टेन इंस्टेंट इज u इसकी वेलोसिटी है बॉडी की, ठीक है। लेट आफ्टर टाइम t इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, और अप्लाई करने के बाद आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। मास वही है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज कर गई। और चेंज करने में कितना समय लगा, समय लगा t, राइट। तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम का बात कर रहे हैं जरा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और अगर P1 से इंडिकेट करें तो P1 इज इक्वल टू mu, ये हुआ इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम, ठीक है, क्या हो जाएगा, P2 वेक्टर देंगे इज इक्वल टू m और v, फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम देखते हैं कितना हुआ। चेंज इन मोमेंटम को अगर कैलकुलेट करें तो उसको अगर डेल्टा पी से हम इंडिकेट करें, चेंज इन मोमेंटम माने P2 माइनस P1, ठीक है। ये हमारा है डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, P2 माइनस P1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल जरा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 का वैल्यू कितना है, m इंटू वी माइनस m इंटू यू, इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम आपको पता चल गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी। टाइम जो है कितना लगा है, टाइम को भी थोड़ा डेल्टा टी में इंडिकेट अच्छा लगता है देखने, केवल टी लिखने से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग ये चेंजिंग में डेल्टा टी इंडिकेट कर देते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, राइट। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आ गया, तो कहा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जरा यहाँ देखिए, यू से वेलोसिटी भी हो गई, कौन किया, फोर्स लगा होगा तभी तो वेलोसिटी में चेंजेज आए। तो लेट दैट फोर्स इज एफ, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब डेल्टा पी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा गया,
यही कहा गया कि डेल्टा पी, इसको ज़रा हटाते हैं, ठीक है, इसे तो आप समझ ही गए हैं। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और आगे देखें। चलिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? उसने यही कहा कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा पी का वैल्यू कितना है? तो हम लोग देखेंगे, डेल्टा पी याद है आपको, एम वी माइनस एम यू, पी टू माइनस पी वन बाय डेल्टा टी, ये लेते हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है। मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। और ज़रा इक्वेशन याद रखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ये मालूम है आपको। तो v माइनस यू और बाय टी इज इक्वल टू होता है ए, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये कंबाइन, हम इसको हटा सकते हैं अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ये है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज किया था, यहाँ पर u था, यही वेलोसिटी v हो गई, टाइम लगा था डेल्टा टी। तो इस जगह हम लोग चेंज क्या करेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। वेक्टर जरा डालते जाएंगे, वेक्टर देंगे, यहाँ पर भी वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर है, राइट, यहाँ पर भी वेक्टर और यहाँ पर भी वेक्टर, ठीक। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इनटू एक्सेलरेशन, f इज इक्वल टू, अगर बात करें तो k ए कांस्टेंट ऑफ एम ए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k 1 आया। कैसे आया 1 सर? मास और एक्सेलरेशन के वैल्यू को आप मल्टीप्लाई किए और किसी अदर मीन से फोर्स को पता किए, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में k का वैल्यू क्या है 1, मतलब मेरे पास आ गया f इज इक्वल टू m इंटू ए, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे, ठीक है। ये इससे क्या हुआ, यही डेरिवेशन है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, मतलब हम लोग एंड पोजीशन में पहुंच गए। क्या पता चलता है सर इससे यही पता चलता है कि किसी बॉडी का अगर मास पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, तो उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ। मतलब फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। शुरुआत कहाँ से था? फोर्स वो चीज़ है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को करता है, मतलब हम इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू तो पता चला 1 है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू किसका हो जाएगा, फोर्स का। बाद में पता चला कि इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को छोड़ें तो हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन को भी फोर्स कहते हैं। मतलब दो बात आई सामने, हम लोग पता चलता है। इसको जरा हम लोग स्टेटमेंट पे लिखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या किया। पहला बात तो ये बता, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये पता चला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होगा। के का वैल्यू 1 है, बाद में करें, शुरू कर नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग कंक्लूजन का बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर ये पता चला कि ठीक है जी, जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स कहते हैं। ये भी मैथमेटिकल अप्रोच है और ये भी मैथमेटिकल अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जब जैसा सिचुएशन रहा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ओवर हुआ, ठीक है। ये मैथमेटिकल अप्रोच था किस चीज़ को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब थर्ड लॉ कंप्लीट होगा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दोनों का ही दोनों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग कह सकते हैं इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन है सेकेंड लॉ।
कैसे है सर, थर्ड लॉ को कैसे डिफाइन करता है, ये फर्स्ट को कैसे करता है, पहले थर्ड बताएंगे फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।